हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयराम चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लास 10th केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीबीएसई टर्म 2 की एग्जाम की जो डेट शीट आपकी अभी आ गई है, 26 अप्रैल से आपके पेपर होने वाले हैं। जो टर्म 2 का आपका सिलेबस है उसमें पूरा का पूरा चैप्टर ही है, तो ये पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है। छोटा सा ही चैप्टर है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर अभी हमारे पास में आया है, सीबीएसई ने जो रिलीज किया उसके अकॉर्डिंग में ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो, 2-3 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो ये है कि जितने भी आपके चैप्टर उनमें सबसे ईजी अगर कोई चैप्टर है तो वो ये है, बशर्ते आपके ये समझ में आ गया हो। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है इस चैप्टर की, तो सबसे इजी चैप्टर आपके लिए होने वाला है। इस चैप्टर पे मैंने 2 वीडियो बनाए हुए, दोनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनके ऊपर आई बटन में भी लिंक है, आप वो देखो पहले, उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना, ठीक है? तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप वो वीडियो देखिए, आपको हर एक चीज़ है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल जो है ना, ऐसे फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। मैंने ट्रिक्स से सारी, कैसे पीरियड को याद रखना है, कैसे ग्रुप्स को याद रखना है, सब बता रखा है मैंने उसमें, तो आप वो देखो। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ट्रेंड्स के बारे में बता रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे वो ट्रेंड्स पर इन्हीं पे बनने वाले हैं, ठीक है? तो वो बहुत डिटेल से मैंने अच्छे से समझा रखा है, आप दोनों वीडियो को वहाँ से देखिए, ठीक है? उसके बाद इस वीडियो को देखना। देखो, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो क्वेश्चन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से पहले वाला जो पोर्शन है ना, इस पर बनने के बहुत कम चांसेस है। बाद वाला जो पोर्शन है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी पे क्वेश्चन बनेगा, जैसा सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है? ज्यादातर क्वेश्चन आपको ट्रेंड्स पर बेस्ड मिलेगा या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? तो ये आपको अच्छे से समझना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को और एलिमेंट्स की पोजीशन को, ठीक है? बाकी जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ, तो इनको हम सोल्व करेंगे 1 by 1 देखते चलते। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो, न्यूलैंड, उससे पहले डोबर्नियर था, उसके बाद न्यूलैंड आया, फिर मेंडलीव आया और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, यानी मोजले आया। डोबर्नियर ट्रायड आपको याद रखना है, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसके लिमिटेशंस ऑफ अचीवमेंट आपको याद रखना है। यानी इन तीनों के, डोबर्नियर के, न्यूलैंड के और मेंडलीव के, आपको लिमिटेशंस, अचीवमेंट और डेफिनेशन, बस इनके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। या डोबर्नियर वाले पे क्वेश्चन बन सकता है कि उसके ट्राइड्स कौन कौन से थे, तो उसके ट्राइड्स को आपको याद रखना है। उसकी ट्रिक बता रखी है मैंने आपको उस वीडियो में, आप देखो वहां से। लीना, कासरबा और कलबार आई, बस ये 3 ट्राइड उसने फाइंड आउट किए थे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है कि एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses। न्यूलैंड ने क्या कहा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसने ये कहा था कि जिस तरह से म्यूजिक में ऑक्टेव होता है, चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक है या इंडियन म्यूजिक जो है, उसमें जो जिस तरह से सुर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। जिस तरह से 7 सुरों के बाद में सा रे गा मा पा दा नी सा, नी के बाद वापिस 7 सुर के बाद वापिस वही पहला सुर आएगा, सेम उसी तरह से अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की अगर ऑर्डर में उनको अरेंज करें, तो एवरी 8th एलिमेंट की वही प्रॉपर्टी होगी जो फर्स्ट वन की होगी, ठीक है? यानी पहले की और 8वें की वही प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट वन एंड 8th वन, सेकंड वन, 9th वन, थर्ड वन और 10th वन, इनकी वही प्रॉपर्टी होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? ये उसका न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव था। डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, लिमिटेशंस और अचीवमेंट ज्यादा पूछने के चांसेस है, तो लिमिटेशन, अचीवमेंट्स वो सब मैंने उसमें वीडियो में बता रखी है, आप वहां से देखो जाके। सेकंड है, देखो, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मेंडलीव का क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, ठीक है? तो देखो, मेंडलीव, डोबर्नियर और न्यूलैंड, इन तीनों का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था ना, वो एटॉमिक मास ही था। Mendeleev's periodic table is based on the fact that the physical and chemical properties of element are a periodic function of their atomic masses. It means that when the elements are arranged in order of increasing atomic masses, the elements with similar properties reoccur at regular interval। ठीक है, तो ये उसका बेसिस था कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस में अगर अरेंज करें, तो एक फिक्स पीरियड के बाद में, यानी एक इंटरवल के बाद में, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी रीअकर होगी, रीअपीयर होगी। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये उसका था। इसका मतलब क्या है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द elements are the periodic function of their atomic masses. It means when the elements are arranged in increasing order of atomic masses, their properties reoccur. There is a periodicity in the properties of the element. Periodicity means same properties will reoccur, will reappear after a period.
ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन जो है ना वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी या जो अच्छी ड्रॉबैक्स थी। स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, स्टेट द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ आ सकता है। ठीक है, दोनों में कुछ नहीं डिफरेंस है, केवल यहाँ नंबर की जगह मास कर देना, मेंडलीव का पूछे तो। ठीक है, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये है what it mean that the properties of elements are a periodic function of their atomic number. It means when the elements are arranged in order of increasing atomic number, then after a period the similar properties will reoccur, the same properties will reappear. यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर अरेंज करें तो एक पीरियड के बाद में वही सेम प्रॉपर्टीज आएगी, वही सेम प्रॉपर्टीज एक पीरियड के बाद में रीअपियर होगी, रीअकर होगी। जैसे अगर हम ग्रुप नंबर 1 में फर्स्ट पीरियड के मेंबर की, सेकंड पीरियड के मेंबर की, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स्थ, सेवंथ पीरियड, सभी मेंबर की जो ग्रुप 1 में है उनके सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो हेनरी मोजले है, नाम याद रखना, 1930 में, 1913, ठीक है, 1913 में हेनरी मोजले ने ये लॉ दिया था। पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियड वाज सजेस्टेड बाय नील्स बोर। ठीक है, कि एलिमेंट्स की पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए, पीरियड्स में और ग्रुप में कैसे रखना है, ये जो सजेस्ट किया था ना, ये नील बोर ने सजेस्ट किया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसने दिया था वो हेनरी मोजले था। ये नाम याद रखना, साइंटिस्ट, इन पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो सारे पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है, और इसमें से जो क्वेश्चन है वो पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझना है आपको। देखो, पीरियोडिक टेबल में एक तो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स यानी ग्रुप और पीरियड्स को समझना है। दूसरा फिर जो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यानी एटॉमिक साइज है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज है, इनको आपको अच्छे से समझना, इन्हीं पर क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पीरियोडिक टेबल को फटाफट देखो कैसे लर्न करना है। आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये जो मैंने आपके सामने बना रखे हैं इतना हमको लर्न करना है, यही हमारे काम की चीज है। ठीक है, देखो 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, और पीरियड से क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ पीरियड्स इंडिकेट अस द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है भाई, अगर कोई सेकंड पीरियड का मेंबर है, सेकंड पीरियड का मेंबर है मतलब उसके पास में कितने सेल है, 2 सेल है। कौन कौन से, के और एल। अगर कोई थर्ड पीरियड का एलिमेंट है इसका मतलब उसके पास में कितने सेल है, 3 सेल है, के, एल और एम। अगर फोर्थ पीरियड का मेंबर है तो उसके पास में 4 सेल है, के, एल, एम, एन। यानी नंबर, पीरियड नंबर शोज द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, कितने सेल्स उसमें बनेंगे, के, एल, एम, एन, कितने सेल बनेंगे, के सेल, एल सेल, एम सेल, कितने सेल बनेंगे, ये बताएगा हमको कौन, पीरियड नंबर। भाई फर्स्ट पीरियड वालों, फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट है और दोनों केवल के सेल के, यानी उनमें केवल के सेल आएगा। हमें पता है के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² से कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 ही एलिमेंट है। देखो ये एक मैजिक नंबर आप याद रखो, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसका क्या मतलब है बताता हूं आपको। देखो टोटल 7 पीरियड है ना, 7 पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8, 8 एलिमेंट आएंगे, सेकंड और थर्ड में। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18, 18 एलिमेंट है, और सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में 32, 32 एलिमेंट है। तो अगर आपको जैसे मान लो ये पता है कि यहां पर ये एलिमेंट है, अब अगला कौन आएगा, तो आपको इसमें क्या करना है, +8 करना है। इससे आगे यहां पर कौन आएगा, तो +18 कर दो, इसके एटॉमिक नंबर में नेक्स्ट आ जाएगा। इससे अगला आपको ये निकालना है तो +18 कर दो, इस तरह से। तो फटाफट इसको भरना बताता हूं आपको, देखो कैसे भरना है। ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 हमें याद रखना है। या बीच में ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो हमारे काम के नहीं है, वो नहीं आएंगे, उनको याद नहीं रखना है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमको लर्न करना है, याद करना है। तो देखो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 से भरना शुरू करेंगे हम। ध्यान ये रखना है आपको सबसे पहले कि इधर तो 2 ये आपको वर्टिकल कॉलम बनाने, 2 कॉलम बनाने। फर्स्ट में ऐसे 7 बॉक्स होंगे और सेकंड में 6 होंगे, यानी एक ये सीडी है। जैसे मान लो इधर से भी एक सीडी आपको नीचे उतरना है और इधर से भी एक सीडी नीचे उतरना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें फर्स्ट ग्रुप में पूरे के पूरे जो है ना, फर्स्ट ग्रुप में पूरे 7 एलिमेंट आएंगे और लास्ट ग्रुप में 7 आएंगे, बाकी कोई में किसी में भी 7 नहीं आएंगे। ठीक है, 7 एलिमेंट है ग्रुप नंबर 1 में, और लास्ट ग्रुप नंबर 18 में जो इनर्ट गैसेस वाला है इसमें केवल 7 7 है, बाकी में आपको 6 6 भरने हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो यहां पर आपको भरना है हलीना की रब से फरियाद। हलीना नाम की एक लड़की है, हलीना की रब से फरियाद, रब से फरियाद। ठीक है, नीचे वाले अपने किसी काम के नहीं आएंगे, यहां तक अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना, हलीना हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हलीना की रब से फरियाद। तो की का के यानी पोटेशियम, रब रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब सेकंड ग्रुप भरना है आपको। सेकंड ग्रुप में आपको भरना है, यहां से शुरू करना है बेटा, बे से शुरू करना है। बेटा मांगे मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर,
कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम कर दिया। अब हम 13 ग्रुप से सीधा आ जाएंगे, ठीक है। बोरॉन से स्टार्ट करना है, ठीक है। बी, बोरॉन बी नंबर 5, एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलते जाओ। देखो 1 यह है, यहां पर 2 आ जाएगा, फिर यहां 3 4 5, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 5 से बोरॉन, तो यहां पर बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ग्रुप नंबर 14 कार्बन वाला है, तो कार्बन वाला को हमको ऐसे भरना है। देखो, कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे सीताजी सुनो प्रभु, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेनियम, एसएन, टिन और पीबी होता है लेड, ठीक है। कहे सीताजी सुनो प्रभु, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 जो है वो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, तो इसको ऐसे भरना है। देखो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एस बी होता है एंटीमनी और बी आई होता है बिस्मिथ, ठीक है। ये इस तरह से भर दिया। अब अगला 16 ग्रुप ऑक्सीजन वाला ग्रुप है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। चीटिंग करो, ओल्ड स्टाइल से चीटिंग करो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। ये हो गया। अब अगला ग्रुप 17 तो जो हेलोजन ग्रुप है, तो वो हमें स्टार्ट करना है फ्लोरीन से। फिर कल, बार, आई, आंटी। एक आंटी है जो कल फिर बाहर आई खिड़की से, घर से बाहर निकली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। ये 17th ग्रुप हो गया। अब 18th ग्रुप भरना है, तो हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, है ना। इनर्ट गैसेस है सारी इसमें। हे यानी हीलियम, नेता, नेता का एनी, नियोन, हे नेता और कर्मचारी, ऑर्गन और यानी ऑर्गन, और कर्मचारी के आर क्रिप्टोन, जिंदा रहो, एक्सन, जेनोन, रहो, रेडोन, जिंदा रहो। हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, इस तरह से ये भर दिया। देखो, ये भरने के बाद में बस ये आपको दिमाग में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, एक ये और याद करना है आपको, पीरियड नंबर 2 याद करना है और पीरियड नंबर 3 भी आपको याद करना है, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए। बीच वाले की हमें उतनी जरूरत नहीं, यहां पर नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें ये इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ग्रुप नंबर 4 में कि पोटेशियम 19 पे, 20 पे कैल्शियम है, उसके बाद में स्कैंडियम टाइटेनियम वाला वो है ना, वो कैसे है, तो उसको मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। साइंस टीचर विनिता करमलानी, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाती हो, ऐसा करके हम उसको याद कर सकते हैं। वो उस वीडियो में आपको ट्रिक मिल जाएगी। हालांकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, नहीं बनेंगे उस पर, तो इतना आपको ये याद होना चाहिए। अब देखो, इसमें क्या करना है आपको, एक ये भी याद कर लो आप इस तरह से कि अगला कौन सा आता है। जैसे यहां से कैसे स्टार्ट करना है, तो इसको हम जैसे कहते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चों को हम पेन पकड़ा रहे, लेबे, ठीक है, तो लेबे। और ये आप याद कर लो बकनोफनी, एक सेंटेंस बना के ऐसे याद रख लो, बक, बी सी बक, एन ऑफ, नॉफ नी, बकनोफनी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद। हालांकि एटॉमिक नंबर से भी हो जाएगा। बस ये पीरियोडिक टेबल है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसके हिसाब से करने हैं। ट्रेंड्स को समझ लेते हैं, इसकी पोजीशन को समझ लेते हैं, वो थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर आप अपने आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन में देखो टोटल कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। ग्रुप कितने, ग्रुप है 18, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन से ये ग्रुप है, टोटल 18 ग्रुप है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पीरियड है, टोटल 7 पीरियड है। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको क्या पता चलता है, ये क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट शोज, है ना, या व्हाट द पीरियड नंबर, व्हाट आर द पीरियड नंबर एंड व्हाट आर द ग्रुप नंबर। इससे क्या पता चलता है, तो देखो ग्रुप नंबर से तो हमको पता चलता है, ग्रुप नंबर से तो हमको पता चलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी outermost cell के इलेक्ट्रॉन, outermost cell is the valence cell and the electron in outermost cell are the valence electron। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता चलेगा ग्रुप नंबर से। और पीरियड नंबर से क्या पता चलेगा, पीरियड नंबर से हमको पता चलेगा नंबर ऑफ सेल, कि भाई के सेल है कि एल सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि एम, कितने सेल बन रहे हैं, 1 2 3 4 कितने सेल बन रहे हैं, नंबर ऑफ सेल का पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ग्रुप नंबर में आपको ये ध्यान रखना, देखो ग्रुप नंबर 1 और 2 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2, और उसके बाद यहां आगे 13 से है ना, आपको क्या करना है, इनमें से ग्रुप नंबर में से -10 करना है, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 1 का मतलब 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और ग्रुप नंबर 13 का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 नहीं है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं, 8 से ज्यादा हो नहीं सकते। तो अब यहां पर आपको निकालना है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, तो इस ग्रुप नंबर में से 10 माइनस करो, 13 - 10 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 14 - 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 15 - 10 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इस ग्रुप में सबके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप नंबर 16 है, तो 16 माइनस 10 करो 6, इन सबके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इधर सबके पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर सबके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनर्ट गैसेस है, ठीक है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको वैलेंसी पता चल जाएगी, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है, उनकी वैलेंसी 1, 2 और 3 होती है रेस्पेक्टिवली, और ये मेटल होता है, ठीक है। जिनके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, जैसे कार्बन है, अब इससे इस तरफ वाली नॉन मेटल है, कार्बन खुद भी नॉन मेटल है और उसके आगे वाली सारी नॉन मेटल है। एक जो जिग-जैग पट्टी है मेटलॉइड की, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपको याद करनी है कि वो मेटलॉइड कौन कौन सी, वो जिग-जैग पट्टी है, मैं अभी आपको बताता हूं क्या है वो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ये मेटलॉइड सॉरी नॉन मेटल हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने 5, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5 3। वैलेंसी यहां पर जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 8 - 6 वैलेंसी 2 है, सबकी 2 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, इनकी सबकी 1 वैलेंसी होती है। 8 - 7 करो, 8 - 7 1 बाई वैलेंसी क्या होती है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है तो उनकी वैलेंसी भी 1, 2 और 3 हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है और ये वैलेंसी है। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 4 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी 8 - 5 3 हो जाएगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 - 6 यानी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 - 7 1 हो जाएगी। इनकी सबकी 1 वैलेंसी होती है, और वैलेंसी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो वैलेंसी 0 हो जाएगी, 8 - 8 0, ये वैलेंसी हो गई। अब देखो मेटलॉइड की बात कर लेते हैं। ये जो जिग-जैग पट्टी आप देख रहे हो ना, ये मेटलॉइड है, ठीक है। देखो बोरोन है यहाँ पर, इस ग्रुप में 1 है, ठीक है, सॉरी इस सेकंड पीरियड में 1 है बोरोन, थर्ड पीरियड में भी 1 है सिलिकॉन, फोर्थ पीरियड में 2 है जर्मेनियम और आर्सेनिक, फिफ्थ पीरियड में 2 है एंटीमनी और टेलुरियम, सिक्स्थ पीरियड में भी 1 है पोलोनियम। तो ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, 5 के एग्जांपल 3 के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं, तो मेटलॉइड जो है ना मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं, यानी जिनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी होती है जिनके पास, और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी भी होती है। तो मेटलॉइड्स आर दी एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, ठीक है। अब ये है, इनके आप याद करो। और याद कैसे करना है, तो ये एक मान लो 2 पंजाबी लड़के, एक का नाम बस्सी और एक का जस्सी है, दोनों को कह रहे हैं कि सब टिपो, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, बस्सी, एक का नाम बस्सी दूसरे का जस्सी, तो बस्सी जस्सी सब टिपो, बस्सी जस्सी सब टिपो। बस्सी का मतलब देखो बोरोन, बोरोन और सिलिकॉन से बन गया बस्सी, है ना। जर्मेनियम और आर्सेनिक से बना लो जस्सी, बस्सी जस्सी सब टिपो, एसबी सब यानी एंटीमनी और टिपो। चीटिंग करो, ठीक है, करना नहीं है, बहुत गंदी बात है। बस्सी जस्सी सब टिपो, इससे आपको याद हो जाएगा। देखो बस्सी यानी बोरोन सिलिकॉन, जस्सी यानी जर्मेनियम आर्सेनिक, सब एंटीमनी, टी टेलुरियम और पीओ पोलोनियम, ठीक है। अब देखो इसमें एक पैटर्न आपको क्या नजर आ रहा है, देखो ऐसे, मतलब फर्स्ट में एक, फिर इसके नेक्स्ट में, ठीक है, फिर इसके जस्ट नीचे एक स्टेप उतरना है, फिर यहां पर आपको ऐसे चलना है, फिर वापस एक स्टेप ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जिग-जैग पट्टी है ना, एक पैटर्न ऐसे नजर आ रहा है आपको। यहां से आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट में ऐसे जाना है, ठीक है, नेक्स्ट में ऐसे, फिर जस्ट नीचे, फिर यूं, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से। बस्सी जस्सी सब टिपो, ये मेटलॉइड हो गई। ट्रेंड की बात कर लेते हैं, मैं आपको ट्रेंड फटाफट से जो है ना समझा देता हूं, ध्यान से समझना। अगर समझ में आ गया ना तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ में नहीं आने पर फिर प्रॉब्लम है, तो इसको ढंग से समझना है आपको। देखो ध्यान से देखो, ये पीरियड नंबर है और ये ग्रुप नंबर है, ये समझ में आ गया। वर्टिकल जो है वो ग्रुप है, ग्रुप में क्या सेम रहता है, ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। पीरियड में क्या सेम रहता है, नंबर ऑफ सेल्स KLM कितने होंगे ये सेम रहते हैं। अगर पीरियड नंबर 1 है तो 1 सेल है, पीरियड नंबर 2 सेल, पीरियड नंबर 3 सेल, इस तरह से। और ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। In group chemical properties are similar. Why? Because chemical properties are decided by the number of valence electron. In group number of valence electron are same. देखो ये क्वेश्चन में बनता है कि ग्रुप में क्या चीज सेम रहती है, तो ग्रुप में है ना केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन ग्रुप। पीरियड में क्या सेम रहता है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, KLM, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम इन दी पीरियड, ये ध्यान रखना। चल अब देखो ये हमारे पास ये ट्रेंड्स है। वैलेंसी है, एटॉमिक साइज है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है और रिएक्टिविटी है। सबको मैं एक एक करके समझा देता हूं। वैलेंसी को अभी मैंने बताया, आपको फिर से एक बार बता देता हूं। देखो वैलेंसी ग्रुप में और पीरियड में, अगर हम लोग ऐसे पीरियड में जाएंगे तो वैलेंसी का क्या होगा भाई। पीरियड में क्या हो रहा है, देखो पीरियड में हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज हो रहे पीरियड में, है ना, एक एक इंक्रीज हो रहा है। तो पहले तो यहां पर देखो वैलेंसी 1, यहां वैलेंसी 2, यहां वैलेंसी 3 और यहां वैलेंसी 4। तो फर्स्ट तो इंक्रीज हो रही है 1 2 4।
इन पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस 1 2 4। अब यहां से फिर डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। यहां से यहाँ 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 5 3, तो यहाँ वैलेंसी 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0। सो फर्स्ट इंक्रीजेस 1 2 4, देन डिक्रीजेस 4 2 1। अब वैलेंसी की बात करते हैं ग्रुप में। भाई ग्रुप में क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी सेम, इन ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज डिसाइड होगी कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं इससे। ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है, ठीक है ना। देखो एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं। एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक यानी आउटर मोस्ट सेल जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो एटॉमिक रेडियाई है। एटॉमिक रेडियाई विल डिसाइड द एटॉमिक साइज। तो जिसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी उसकी साइज ज्यादा होगी, जिसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी उसकी साइज कम होगी। तो इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड में कि पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है तो क्यों होती है। भाई पीरियड का मतलब क्या, जैसे सेकंड पीरियड ले लिया हमने, पीरियड का मतलब क्या है, इसमें 2 सेल है, 2 सेल, के सेल एंड एल सेल, ठीक है। ये सेकंड पीरियड के मेंबर है, देखो लेबे बकनोफनी, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। सेम क्या चीज है, सेल, नंबर ऑफ सेल सेम है। के और एल 2 सेल है, सेकंड पीरियड है तो 2 सेल, के एंड एल सेल। अब जब के एंड एल सेल है तो के सेल तो कंप्लीटली फिल्ड होगा, और के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n² वाले फॉर्मूले से 2। तो ऑल हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, के सेल, सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, जो दूसरा सेल है, सेकंड सेल, यहां पर जो एल सेल है, उसमें क्या है, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे ही हम इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट, नेक्स्ट में यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप नंबर 1 वाले लिथियम के पास। बेरिलियम के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है। और यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, बोरॉन के पास में 13th ग्रुप में है, ये 13 - 10 3। कार्बन के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है यहाँ पर, ठीक है। 14 - 10 4। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 15 - 10 5 ये। और ऑक्सीजन के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 16 - 10 6। और यहाँ फ्लोरीन के पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और नियोन का ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड है, इसके पास में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन एल सेल, ठीक है। अब देखो साइज डिक्रीज क्यों हुई, जब नंबर ऑफ सेल तो उतने ही है ना, नंबर ऑफ सेल उतने ही है तो एटॉमिक रेडियस तो उतनी ही होनी चाहिए ना, तो साइज डिक्रीज क्यों हो रही है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग व्हेन वी आर मूविंग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसको समझो। न्यूक्लियर चार्ज यानी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है, कैसा, पॉजिटिव। जब हम इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं। भाई ये इसका एटॉमिक नंबर 3 है, यहां पर 3 प्रोटॉन है, ठीक है। यहां पर 4 प्रोटॉन है, यहां पर 5 प्रोटॉन है, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, ठीक है। यहां पर 7 प्रोटॉन है, और यहां पर प्रोटॉन 8 है, यहां पर 9 प्रोटॉन है, यहां पर 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर, तो इनका एटॉमिक नंबर इस तरह से होता है, हमें पता है। लिथियम 3 पे 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज होना न्यूक्लियस में ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजिंग। अब इससे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। मींस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल आर टाइटली बाइंडेड, आर स्ट्रांगली बाइंडेड विथ न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के प्रोटॉन ज्यादा, भाई इधर प्रोटॉन ज्यादा होने से वो उनको ज्यादा फोर्स से अंदर की तरफ खींच रहे हैं। जब ज्यादा फोर्स से अंदर की तरफ खींचेंगे तो बाहर का जो आउटर मोस्ट सेल है वो थोड़ा सा श्रिंक होता जाएगा, और ये श्रिंकेज बढ़ता जाएगा। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे पीरियड में तो ये श्रिंकेज जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन के नंबर बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। यहां पर 3 प्रोटॉन अंदर खींच रहे हैं, यहाँ 4 खींच रहे हैं अंदर, यहाँ 5 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 प्रोटॉन या 7 प्रोटॉन, तो 7 प्रोटॉन मिलकर अंदर खींच रहे हैं, 8 अंदर खींच रहे हैं, 9 अंदर, 10 अंदर की तरफ खींच रहे हैं। तो प्रोटॉन के नंबर बढ़ने से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स सेंटर की तरफ है, न्यूक्लियस की तरफ है, वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने की वजह से श्रिंकेज होता जाएगा। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो वो आउटर मोस्ट सेल थोड़ा श्रिंक होता जाएगा, इसलिए इनकी साइज जो है, एटॉमिक साइज इधर जाने पर यानी पीरियड में मूव करने पर डिक्रीज होती है। अब ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में तो सीधा सीधा ग्रुप में क्या होगा, जैसे ही हम अगले में जाएंगे एक सेल इंक्रीज हो जाएगा, या 1 सेल या 2 सेल 3 सेल 4 5 6 7 नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, सो साइज विल इंक्रीज। भाई सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे ही हम एक पीरियड से अगले पीरियड में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, तो 2 पीरियड
2 सेल, थर्ड में 3 सेल, फोर्थ में 4 सेल, ठीक है ना। इस तरह से जैसे मान लो ये हलीना की रब से फरियाद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास 1 सेल है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे अगर इनको देखें ना, हलीना की रब से फरियाद फर्स्ट ग्रुप को देख लेते हैं, यहां पर 1 सेल है, लिथियम के पास में 2 सेल है, ठीक है, सोडियम के पास में 3 सेल है और पोटेशियम के पास में 4 सेल है। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो साइज इंक्रीज होगी, तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी। देखो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले इसको समझ लो। मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी मेटेलिक प्रॉपर्टी है। यानी कौन कितना इजीली अपना आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, वो उतना ही ज्यादा मेटेलिक है। मतलब कम एनर्जी सप्लाई करने पर अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो वो मोर मेटेलिक हो गया, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी उसको सप्लाई करनी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए आउटर मोस्ट सेल को, तो वो उतना ही कम मेटेलिक है, लेस मेटेलिक है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि, और वैसे दूसरा ये आप देखो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में सारी मेटल है ग्रीन कलर में, और इधर जो राइट हैंड साइड में दिखा रखी है वो सारी नॉन मेटल है। तो अगर हम पीरियड में जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी पीरियड में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मेटेलिक प्रॉपर्टी इन पीरियड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी उसका रीजन भी समझ लो। जैसे हम पीरियड में इधर जा रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से आउटर मोस्ट सेल को ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वहां से रिमूव करवाने के लिए। अगर आप इसका ये आउटर मोस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर आप रिमूव करवाना चाहते हो ना, तो ये सबसे इजीली रिमूव हो जाएगा। इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी तो 2 है, लेकिन प्रोटॉन अंदर कितने 4 है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहां वैलेंस सेल के, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड है कंपेरेटिव टू दिस। लिथियम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स है उससे ज्यादा यहां पर बेरिलियम के पास में है, तो बेरिलियम अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं छोड़ेगा, लिथियम इजीली छोड़ देगा। अब बेरिलियम की बजाय बोरोन के पास में, क्योंकि 5 प्रोटॉन है 5 प्रोटॉन, और तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए, तो ये इसकी बजाय और मुश्किल से छोड़ेगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए यहां पर इनको अगर रिमूव करवाना है, तो यहां पर और ज्यादा, क्योंकि अंदर जो चार्ज है ना न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग आर, सो इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाइंडेड। इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाइंडेड मींस इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिमूव इजीली, इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं कर पाएगा ये। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाएंगे तो मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि ग्रुप में जब हम जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ग्रुप में बात करें, ये 1 सेल है यहाँ पर 2 सेल हो जाएंगे, और थर्ड पीरियड में अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पर 3 सेल हो जाएंगे। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देगा जिस जैसे नीचे की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी टू रिमूव टू लूज इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन in a group increases when we move up to down, that's why metallic property increases। तो metallic property ग्रुप में क्या होती है, इंक्रीज होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतने फोर्स से बंधे हुए ही नहीं है भाई। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की, तो वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करना और उसको कितना स्ट्रांगली कोई बांध के रख रहा है, ये उसकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में मेटल है, राइट साइड में नॉन मेटल है, तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं मतलब हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। यानी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज इन ए पीरियड और डिक्रीजेज इन ए ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में डिक्रीज होती है और पीरियड में इंक्रीज होती है। क्यों होती है उसको समझ लो। देखो क्या होता है कि अगर मुझे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, कहां पर, यहां पर लिथियम के पास, ठीक है। अगर मुझे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिथियम को ऐड करना है, लिथियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो मैं उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड तो कर दूंगा, लेकिन यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो वो उसको स्ट्रांगली बाइंड नहीं कर पाएगा। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया ना उसको ये बांध के नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर मैं वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां फ्लोरीन में ऐड करता हूं, तो क्योंकि फ्लोरीन के पास में क्या है, फ्लोरीन के पास में 9 प्रोटॉन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो अगर मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड करता हूं तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से ये बांध के रखेगा। तो गेन करने की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगी, फ्लोरीन के पास में ज्यादा हुई कि लिथियम के पास ज्यादा हुई, फ्लोरीन के पास में। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग इन ए पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये होगी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं ग्रुप में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की। जैसे जैसे हम अगर ये जाएंगे इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाएंगे, यानी प्रोटॉन
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को उतने स्ट्रांगली वो बाइंड करके नहीं रख पाएगा। भाई यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है तो ये जितना अच्छे से बाइंड करेगा उतना ये नहीं कर पाएगा नीचे वाला, क्योंकि इसमें सेल ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होने से डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली नहीं बाइंड कर पाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज लेस, क्योंकि सेल बढ़ गई। तो अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करोगे फ्लोरीन के पास में, तो फ्लोरीन के प्रोटॉन और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया उसके बीच की डिस्टेंस कम है तो वो स्ट्रांगली बाइंड कर पाएगा। अगर आप वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर जोड़ते हो, इंडियम में जोड़ते हो, तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, ये कौन से पीरियड का मेंबर है 5 का, तो यहां पर 5 सेल्स है। जो 5 सेल्स है तो फिर डिस्टेंस कितनी ज्यादा हो गई, ये प्रोटॉन, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल और ये फिफ्थ सेल, तो कितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, ये ज्यादा डिस्टेंस होगी तो ये इन पर अट्रैक्शन फोर्स इस न्यूक्लियस का कम है तो ये इनको बाइंड ही नहीं कर पाएगा, है ना, तो बाइंड नहीं कर पाएगा। इन्हें टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी लेस है, किसकी, इंडियम की, फ्लोरीन की ज्यादा है, तो ये कौन हुआ, ये ज्यादा नॉन मेटेलिक हुआ। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेज इन ए ग्रुप में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाती है इसलिए। अब रिएक्टिविटी वाला समझते हैं, रिएक्टिविटी क्या है, ये इस पे भी क्वेश्चन आता है, हालांकि ये है नहीं बुक में डायरेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन आप ये समझो रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन एटॉमिक साइज, ठीक है। स्मॉल एटॉमिक साइज मोर रिएक्टिव, लार्ज एटॉमिक साइज लेस रिएक्टिव, लार्ज लेस एल याद रखो, लार्ज एटॉमिक साइज लेस रिएक्टिव, लार्ज एटॉमिक साइज लेस रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव कौन होगा, स्मॉल एटॉमिक साइज। तो अब एटॉमिक साइज वाला कंसेप्ट काम में ले लो भाई। एटॉमिक साइज क्या होता है, जब हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज होती है, जब डिक्रीज होगी तो मोर रिएक्टिव, यानी ये मोर रिएक्टिव हो गया फ्लोरीन, ये लेस रिएक्टिव हो गया, ये और लेस रिएक्टिव हो गया, ये और लेस रिएक्टिव हो गया, इस तरह से। तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस इन ए पीरियड, ठीक है, पीरियड में इंक्रीज होती है। और ग्रुप में क्योंकि साइज बढ़ रही है, ग्रुप में सेल ज्यादा होने की वजह से साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है साइज पे, लेस लार्ज लेस, लार्ज साइज लेस रिएक्टिव, तो साइज लार्ज होती जा रही है, जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो लेस रिएक्टिव होता जाएगा। ये ट्रेंड है, ये आपको समझ में आगे नहीं आए तो इसको दोबारा देखो, आप अच्छे से समझ लो, इस पर ही सारे क्वेश्चन अब बेस्ड होने वाले, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बस अगर ये आपके समझ में आ गया ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। तो अब कुछ क्वेश्चंस है जो देख लेते हैं। पहला देखो, सबसे पहले चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, कैल्शियम 20, ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर दे रखा है, ठीक है, कैल्शियम 20, लिथियम 3, सोडियम 11, नियोन 10, ठीक है, ये हमको आप दे दिए, आपको कुछ एलिमेंट दे दिए, कैल्शियम दे दिया 20 पे, लिथियम 3 पे, सोडियम 11 पे होता है, नियोन 10 पे होता है। अब इनमें से आपको ये दो क्वेश्चन पूछे, एन एलिमेंट 2 सेल कंप्लीटली फिल्ड, इनमें से वह एलिमेंट कौन सा है जिसके पास में 2 सेल है और वो कंप्लीटली फिल्ड है। देखो कंप्लीटली फिल्ड सेल वाला क्वेश्चन आ जाए ना, कंप्लीटली फिल्ड सेल ओनली ग्रुप नंबर 18 के पास में है, और ग्रुप नंबर 18 क्या है, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, यानी हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनमें से अगर कोई है तो सीधा सीधा वही लिख दो। तो इनमें से कौन है, यहां पर देखो नियोन है, नंबर 10 पे नियोन है। और कंप्लीटली फिल्ड सेल का कैसे पता चलेगा, जिसका आउटर मोस्ट, भाई आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, ये 20 पे है ना, तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 20 का हो जाएगा देखो 2 8 10 और 8 फिर 2, ये होगा 2 8 8 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसे ही करना है, ये मैजिक नंबर जो मैंने आपको बताया था ना, इसके हिसाब से ही करना है, यानी पहले 2 8 8 करना है, अब उसके बाद आगे कितने आ रहे हैं वो लिखो। अगर 18 हो सकते हैं तो 18 प्लस हो सकते हैं, अगर 19 है तो ये 18 होके फिर इसमें 1 हो जाएगा। अगर मान लो 18 से कम है ना तो आपको क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए फिर आगे 8 ही लिखना है आपको, है ना। तो यहां तक इतना आपसे पूछा जाएगा नहीं, तो आपको यही ध्यान रखना कि 2 8 8 करके ही मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है, 2 8 8, फिर वापस अगर 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, इतना ही पूछेंगे आपसे। लिथियम 3 पे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 1, ठीक है। तो फुल्ली फिल्ड सेल नहीं है ना भाई, ये तो के सेल फुल्ली फिल्ड है ना, एल सेल फुल्ली फिल्ड है, लेकिन ये फुल्ली फिल्ड नहीं हुआ, ये फुल्ली फिल्ड नहीं हुआ। अब देखो ये देखो, लिथियम का 2 1 फुल्ली फिल्ड नहीं है, सोडियम का 11 है तो देखो 2 8 10 प्लस 1 फुल्ली फिल्ड सेल नहीं है, नियोन 2 8, ये लो 2 सेल दोनों पूरे भरे हुए, के सेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 2 सेल और वो दोनों, तो यहाँ तो सेल देखो नंबर ऑफ सेल ही 4 हो गए, ठीक है, और यहाँ पर 2 सेल है, यहाँ पर 3 सेल है, यहाँ पर 2 सेल, तो 2 सेल वाले 2 ही है केवल, लिथियम और नियोन, इनमें से फुल्ली फिल्ड कौन है, नियोन है, फुल्ली फिल्ड यही होगा, ग्रुप नंबर 18 ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप से कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में सेम ग्रुप का पता लगाने के लिए आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ढूंढना है कि किन किन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, ठीक है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ग्रुप नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, अब यहां से आफ्टर 2 + 10 करते जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ग्रुप नंबर 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ग्रुप नंबर 14, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ग्रुप नंबर 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ग्रुप नंबर 16, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 17 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के पास देखो 288, लिथियम के पास देखो 21, सोडियम के पास देखो 281, इसके पास देखो 28। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर देखो 2 है, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और यहां पर 8 है। सेम किस किस के पास आ रहे हैं, लिथियम और सोडियम के पास। और वैसे भी हमें पता है हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम ये फर्स्ट ग्रुप में, तो लिथियम और सोडियम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो आप वैसे पता लगा लोगे। हलीना की रब से फरियाद, इसमें से आ रहा है क्या कोई हलीना, तो लीना आ गया ना एक साथ, तो ये एक ही ग्रुप का हो गया। इस तरह से बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, इनमें से कोई आ जाए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इसमें से। ठीक है, ये बैंगन आलू गाजर, याद रखो बैंगन आलू गाजर, नीचे वाले पूछेंगे नहीं, बैंगन आलू गाजर अगर एक साथ है तो सेम ग्रुप के। ठीक है, कहे सीताजी आ रहा है, कहे सीताजी यानी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, या न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं NPAS आर्सेनिक, ये आ रहा है तो सेम ग्रुप के। ओल्ड स्टाइल से डिपो OS से SE। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम में से आ रहा है, ये पूछेंगे नहीं ज्यादा, यही पूछेंगे। फिर कल 12 है आंटी, है ना, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन क्या मतलब क्या होता है, हेलोजन इन साल्ट फॉर्मिंग, ये साल्ट फॉर्मिंग है। ग्रुप नंबर 17 साल्ट फॉर्मिंग है। ग्रुप नंबर 1 सारे क्या कहलाते हैं, एल्काली मेटल कहलाते हैं। एल्काली मेटल बिकॉज दे प्रोड्यूस एल्काली, वो एल्काली प्रोड्यूस करने वाले सारे के सारे। ये एल्काली सोइल मेटल क्यों कहलाते हैं, सोइल मेटल बिकॉज दे फॉर्म ऑक्साइड्स, और इनके ऑक्साइड्स सोइल में मिलते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए एल्काली सोइल मेटल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सारे हमको कहाँ मिलेंगे, सोइल में मिलेंगे, और बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए एल्काली सोइल मेटल। ये सारे एल्काली फॉर्म करने वाले हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्काली होता है। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है, NaOH, KOH, ये सारे क्या है, एल्काली फॉर्म करने वाले, तो ये एल्काली मेटल, एल्काली सोइल मेटल। ये हेलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17 साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप, ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैसेस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16, प्रेडिक्ट। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी का आपको एटॉमिक नंबर देके पूछो, किसी का नंबर ऑफ प्रोटॉन देके पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन करके पूछा जा सकता है। मास नंबर देके पूछा जा सकता है। 9th क्लास वाला जो कंसेप्ट था उस पर भी पूछा जा सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर 16 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। इलेक्ट्रॉनिक देखो 16 है तो क्या हो जाएगा भाई, 16 वाले का हो जाएगा 28। मैंने आपको क्या बताया, 288 करना है पहले, तो 288 आ रहा है क्या, नहीं आएगा। 28 10 हो गया, 6 आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया आपको, नंबर ऑफ सेल पता चल गए, 1 2 3 सेल है यानी तीसरे पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। और ग्रुप नंबर पता चल गया आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर क्या पता चला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 6। तो मैंने क्या बताया आपको, 1 और 2 है तो ग्रुप नंबर 1 और 2 है, उसके बाद में +10 कर दो, तो 6 + 10 16, यानी ये 16th ग्रुप और थर्ड पीरियड का मेंबर है। तो ग्रुप नंबर 16 ये है और पीरियड नंबर 3 ये है, तो कौन हो गया, ये सल्फर हो गया, ये ओल्ड स्टाइल से टिपो सल्फर हो गया ये। चलो नंबर ऑफ वैलेंसी, तो वैलेंसी पता चलेगी हमको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। मैंने आपको क्या बताया, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो रेस्पेक्टिवली वैलेंसी विल बी 1 2 3 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है तो इनको 8 में से माइनस करना है। 8 - 5 वैलेंसी 3, 8 - 6 वैलेंसी 2, 8 - 7 वैलेंसी 1, 8 - 8 वैलेंसी 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 - 6 2। और माइनस, जिनको हम माइनस करके वैलेंसी निकालते हैं वो सारे नॉन मेटल ही होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल होते हैं, ध्यान रखना, ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं, ज्यादातर। ठीक है, जरूरी नहीं है, मेटल भी हो सकता है, मोस्टली नॉन मेटल। तो वैलेंसी होगी 2। ठीक है, नेगेटिव वैलेंसी वाले होते हैं ज्यादातर। ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर का कैसे पता चला, यहां से पता चला वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। भाई 6 है तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 6, 16, 6 का 16, 3 का 13, 4 का 14, 5 का 15, 6 का 16, 7 का 17। ग्रुप नंबर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 18। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देखो, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 20। ऐसा भी देखा दिया जा सकता है, XY करके भी। इसका 20 है तो 20 पे कौन है हमें पता ही है, वैसे भी 20 पे कैल्शियम है, ये रहा। ठीक है, कैल्शियम 20 पे, पता नहीं भी चले तो भी कोई बात नहीं, आप इन क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। इट्स वैलेंसी, इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। तो वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए वही चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, 288 करना है पहले, आपको बता दिया बस। 2 8 10 और 8 18 हो गए, अब कितने बच गए, 20 है भाई। 2 + 8 10 + 8 18 हो गए तो 2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ गए भाई, 2 आ गए। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो ग्रुप नंबर 2, सेल कितने बन रहे देखो, KLM 4 सेल बन रहे, तो 4th पीरियड और ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 4th पीरियड, देखो ये 4th पीरियड और ये ग्रुप नंबर 2 कौन है, कैल्शियम।
वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होने पर वैलेंसी भी 1 2 3 4 हो जाती है। वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल, ये बताओ। मेटल है, ग्रुप नंबर 1 2 दोनों मेटल है, ग्रुप नंबर 13 पूरा का पूरा मेटल है, ये एक नॉन मेटल है, ग्रुप नंबर 14 में नीचे वाले मेटल है, यानी अब ग्रुप नंबर 14 से आगे सारा नॉन मेटल ही है, ये ध्यान रखना आपको। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो वो मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो मेटल है। यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 2 तो मेटल है। वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल तो हो गया, मेटल हो गया। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन x रिएक्ट विथ y एटॉमिक नंबर 8, x जब y से रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो x क्या है वो तो हमको पता चल ही गया, कैल्शियम है, तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 8 वाले के साथ, तो 8 वाला कौन होता है हमें पता है, 8 एटॉमिक नंबर पे ऑक्सीजन है, और अगर नहीं भी पता है तो आप देख लो 2 और 6 है, 8 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6, 2 एंड 6 का मतलब क्या हो गया, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी भाई, 6 है तो 8 - 6 यानी वैलेंसी 2, तो इसकी भी वैलेंसी 2 और इसकी भी वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां पर ये ऑक्सीजन है तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का हमें पता है कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2, तो फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनता है, लेकिन आपको ये नहीं लिखना, आपको XY लिखना है, ठीक है। तो X वैलेंसी 2, Y वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया XY। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, हर केस में अपना आंसर को जस्टिफाई कर दो, बता दो क्यों हो रहा है। वेदर इट्स वैलेंसी, व्हाई इट्स वैलेंसी 2, बिकॉज इट हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 2 इट मींस it have property, it have tendency to lose electron. If there are 1 2 3 electron, then tendency to lose, so it can lose 2 electron, that's why its valency is 2. Whether it is metal or non-metal, it is metallic. Why? Because it have tendency to lose electron, that's why it is metallic. Formula, it have 2 valency, and Y also have 2 valency because atomic number is 8, electron configuration is 2 and 6, so it have 2 valency, it also have 2 valency. X and Y both have 2 valency, so formula will be XY. Give the name and electronic configuration of second alkali metal. देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 1 जो है वो एल्काली मेटल कहलाता है, ग्रुप नंबर 2 सॉइल एल्काली मेटल कहलाता है, और ग्रुप नंबर 17 हेलोजन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा सेकंड एल्काली मेटल, तो सेकंड एल्काली मेटल का मतलब क्या हो गया, यहां पर देखो सेकंड एल्काली मेटल, हाइड्रोजन का ध्यान रखना है, हाइड्रोजन जो है ना वो नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। ये ग्रुप पूरा एल्काली मेटल का ग्रुप है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसलिए इसको अलग येलो कलर में शो कर रखा है, आप देखना पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो अब देखो ये फर्स्ट एल्काली मेटल है लिथियम, ये सेकंड एल्काली मेटल है सोडियम, ठीक है। और अगर एल्काली सॉइल मेटल पूछे ना तो फर्स्ट एल्काली सॉइल मेटल ये हो गया बेरिलियम, सेकंड एल्काली सॉइल मेटल मैग्नीशियम, थर्ड हो गया कैल्शियम, ऐसे। तो यहां पर सोडियम का पूछा है ना, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 है तो 2 8 1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर मेटलॉइड्स, गिव एग्जांपल, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। एग्जांपल मैंने आपको वो ट्रिक बता दी, बस्सी जस्सी सब टिपो, इससे आप याद रख लो, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलुरियम और पोलोनियम, ये है। ये थर्ड क्वेश्चन देखो आप, सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैविंग 1 2 and 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ दीज हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज एंड इज लीस्ट रिएक्टिव। दो क्वेश्चन पूछे, समझो आप पहले इसको, देखो ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये थर्ड पीरियड के सेम पीरियड के हैं, ठीक है, और इनके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 है, ये भी सही है। आगे देखो हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, इनमें से किसकी एटॉमिक साइज लार्ज है, तो आप क्या कर रहे हो, आप पीरियड में मूव कर रहे हो, तो हम जब पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। यहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 11 है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से बाहर के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन थोड़े श्रिंक हो जाएंगे, तो सबसे छोटी साइज एल्यूमिनियम की होगी यहाँ पर, और सबसे लार्ज साइज जो है वो सोडियम की होगी, सोडियम इज द लार्जेस्ट। अगला क्वेश्चन समझो ध्यान से, इट इज लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव इन तीनों में से, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से लीस्ट रिएक्टिव एल्यूमिनियम है। अब क्यों है इसको थोड़ा आपको वापस समझाता हूं। देखो मैंने जो अभी आपको बताया ना कि स्मॉल एटॉमिक साइज इज मोर रिएक्टिव, तो स्मॉल एटॉमिक साइज इज मोर रिएक्टिव, ये है ग्रुप में। जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे ना तो आपको ये कंसेप्ट काम में लेना है कि स्मॉल एटॉमिक साइज जो है ना वो मोर रिएक्टिव। लेकिन जब हम पीरियड में जा रहे हैं ना तब हमको ये देखना है कि हम देखो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, या तो आपसे कंपैरिजन पूछेगा तो मेटल का पूछेगा, मेटल मेटल का, या नॉन मेटल का कंपैरिजन पूछेगा। तो मेटल के कंसेप्ट में आपको क्या करना है, यानी आप ग्रुप नंबर 1 2 या 13 तक ऐसे जा रहे हैं, तो इस केस में आपको देखना है कि जिसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है ना वो मोर रिएक्टिव है। मेटेलिक प्रॉपर्टी यानी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जिसके पास में ज्यादा है वो मोर मेटेलिक है, और वो मोर मेटेलिक है तो वो मोर रिएक्टिव है। तो सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के पास में आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इजीली लूज करेगा,
बजाय 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन के। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पर कौन है? सोडियम है। सोडियम इज द हाई रिएक्टिव मेटल, इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, क्योंकि बाहर रखेंगे खुले में तो ये ओपनली कैच कर लेगी, फायर कैच कर लेगी एयर में, इसलिए। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पर सोडियम है। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। लिस्ट रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर लिस्ट रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज टेंडेंसी, लिस्ट यहाँ रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वही मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पर इजीली सोडियम रिएक्ट करेगा तो वो मोर रिएक्टिव है, और थोड़ा मुश्किल से करेगा एल्यूमिनियम, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने से ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले को, तो ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब हम ऐसे बढ़ेंगे ना ग्रुप में, तो जिसकी छोटी एटॉमिक साइज है, लिथियम की सबसे कम एटॉमिक, तो लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन रुबिडियम। यानी जिसकी जितनी छोटी साइज है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। अगर नॉन मेटल को कंपेयर करें, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन, क्योंकि सबसे छोटी साइज इसकी है। छोटी साइज वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। स्मॉल एटॉमिक साइज मोर रिएक्टिव। लेकिन जब हम पीरियड में कंपेयर करेंगे ना, तो पीरियड में हमें यह देखना है कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी देखनी है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो टेंडेंसी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन किसकी सबसे ज्यादा है? वही मोर रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, क्योंकि इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए। सबसे छोटी साइज इसकी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से स्मॉल एटॉमिक साइज इसकी है, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसको ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करके रखेगा। तो ये मोर नॉन मेटेलिक है, यही मोर रिएक्टिव है। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसेप्ट आएगा, आप 11th में पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी टेंडेंसी टू बाइंड द इलेक्ट्रॉन, स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियस, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोटॉन बाय विच प्रोटॉन बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कितने स्ट्रांगली बाइंड करके रखे हुए, कितने स्ट्रांग फोर्स से बाइंड करके रखे हुए, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन को लेने की, रिसीव करने की, इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की जो फोर्स है, कैपेसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो ये सबसे ज्यादा फ्लोरीन के पास होती है। इनमें सब में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन। ठीक है, यानी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। ये ऐसे ही इनकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और फिर बाद में क्लोरीन की, क्योंकि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इधर जाने पर डिक्रीज हो रही है। भाई यहाँ साइज इंक्रीज हो जाएगी, 3 सेल हो गए, यहाँ पर 3 सेल हो गए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन अगर हम फ्लोरीन में ऐड करेंगे तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड रहेगा, और अगर क्लोरीन में ऐड करेंगे तो वो कम स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर हम नाइट्रोजन और क्लोरीन को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, यानी नाइट्रोजन इज मोर नॉन मेटेलिक देन क्लोरीन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है, एक इसमें 2 ही सेल है, यहाँ पर 3 सेल है। समझ गए आप? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर हम इधर जाएंगे ना तो इंक्रीज होगी, तो इनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। यानी इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। आप ये याद रखो, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है ना, ये आप याद रखो, FONCL। मोस्ट रिएक्टिव इज फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, एंड लीस्ट रिएक्टिव इज क्लोरीन। क्लोरीन सबसे कम रिएक्टिव, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये मोर रिएक्टिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस तरह से होती है। ग्रुप नंबर 18 जो इनर्ट गैसेस का ग्रुप है ना, इस पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि स्टेट 2 रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुई थी, तो इसका रीजन क्या है? तो देखो इसके 2 रीजन ये है, बिकॉज दे आर वेरी अनरिएक्टिव, बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है, इसलिए इनके कंपाउंड बनेंगे ही नहीं किसी दूसरे के साथ में। जब कंपाउंड नहीं बनेंगे तो फिर वो उनकी डिस्कवरी लेट हुई, क्योंकि उनके कंपाउंड ही नहीं मिले। ठीक है, एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, और दूसरी बात की दे प्रेजेंट एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन, दे प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमें पता है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, इनकी डिस्कवरी भी बहुत पहले हो गई थी। लेकिन ये इनर्ट गैसेस बाकी जो 1% है उसमें होती है, बहुत कम परसेंटेज इनकी होती है, इसलिए इनकी लेट डिस्कवरी हुई। वाई इनर्ट गैसेस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, अलग ग्रुप पर क्यों रखा जाता है? नोबल गैसेस आर इनर्ट एलिमेंट, देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अलग ग्रुप में इसलिए रखना पड़ा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ किसी से ना तो मेटल से मैच करती है ना नॉन मेटल से मैच करती है। कंप्लीटली ऑक्टेट फील्ड है, बहुत ज्यादा इनर्ट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको अलग ग्रुप में, सेपरेट ग्रुप में रखा जाता है। ग्रुप नंबर 18 इज द ग्रुप। यहाँ पर है ना, ये एक क्वेश्चन जो भी सैंपल पेपर में आया था ना, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे, तो उसके लिए आप ध्यान रखो कि ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 ये मेटल है तो ये आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। ग्रुप नंबर 16, 17 और 15 ये जनरली नॉन मेटल है तो ये भी आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। ग्रुप नंबर 14 और स्पेशली आप कार्बन को ध्यान रखना, कार्बन जो है ना वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, तो कार्बन कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, कार्बन और उसके उस तरफ वाली सारी नॉन मेटल है। ग्रुप नंबर 14 वाले ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? सिलिकॉन कोवलेंट बनाता है। ठीक है, अप टू 7 और 8 मेंबर इसमें कैटेनेशन होता है, क्योंकि इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास में
C4 प्लस, जैसे कार्बन के पास C4 प्लस और C4 माइनस दोनों ही नहीं बना सकता ये, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिर यानी ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना 4 लूज करता है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये लूजिंग इजी है इसके लिए, ठीक है। इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए 3 गेनिंग इजी है। भाई यहां पर भी 3 है, ठीक है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 को लूज कर रहा है। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ये गेन कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर 4 है, बीच वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है ना, 4-4 वाली सिचुएशन आ गई। 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो 4 छोड़ो या 4 गेन करो। भाई यहां पर तो जो है ना 3 लेना या 5 छोड़ना, तो 3 लेना ज्यादा ईजी है। यहां पर 5 लेना या 3 छोड़ना, तो 3 छोड़ना ज्यादा ईजी है। लेकिन यहाँ पर 4 ही छोड़ना 4 ही लेना, तो ये मेटल, ये जो है ना ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ये ग्रुप नंबर 14। ये सारे नॉन मेटल है, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। ये सारे मेटल है 13th वाले, ये सारे आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन है ना उनका मैंने एक अलग से सॉल्यूशन वीडियो बना रखा है, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक है, आप उसको देखो। एक्सरसाइज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें यही क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ट्रेंड्स पे क्वेश्चन बनेंगे, मैंने आपको ट्रेंड अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप बता सकते हो आराम से। कोई भी एलिमेंट आपको दे कि ट्रेंड्स किस तरह से फॉलो करेंगे पीरियड में और ग्रुप में किस तरह से फॉलो होंगे, तो उस पर आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, फटाफट लाइक करो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ताकि उन लोगों को भी ये कंटेंट मिले, अच्छा कंटेंट मिले उनको भी। और नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए बहुत जल्दी, जिसमें मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो वो फिजिक्स में सबसे पहले लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, फिजिक्स के, ठीक है, फिजिक्स वाले चैप्टर्स लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद बायो के चैप्टर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी चैप्टर में से बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे जो CBSE में आ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में जो आ सकते हैं, वो सारे उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा दूंगा इन वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में, लाइक और शेयर करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो।